जय हिंद दोस्तों। हमारा सेल टॉपिक चल रहा था और सेल टॉपिक में हमने जनरल जो जानकारी है, सामान्य जानकारी सेल के बारे में पहले ही देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका का संरचना। तो यदि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका की कौन कौन सी संरचना कहाँ कहाँ पास होती है। तो देखिए, कोशिका का जो बाहरी लेयर है, ये वाला लेयर, ये बाहरी लेयर, तो इस बाहरी लेयर को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक ना? सबसे बाहरी लेयर को कोशिका के क्या कहेंगे? सेल वॉल। इसके बाद जो अंदर वाला लेयर है, आप देखेंगे जो अंदर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, अंदर वाला भीतर का लेयर, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अलावा जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा जो कोशिका में इस प्रकार से द्रव्य भरे होते हैं, ठीक ना, ये जो द्रव्य भरा हुआ है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। और जो केंद्रक में द्रव्य भरा होगा, जो केंद्रक में द्रव्य भरा होगा उसको क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। इसके अलावा जो जीव द्रव्य होता है, ये जो जीव द्रव्य है उसमें कई सारे और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? तो देखेंगे ये जो पार्टिकल्स है, एक को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक को बोलते हैं, एक पार्टिकल्स को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसके अलावा एक पार्टिकल्स को बोलते हैं वैक्यूल्स। इसके अलावा एक पार्टिकल्स को बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके अलावा एक पार्टिकल्स को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इसके अलावा बोलते हैं लाइसोसोम। तो इतने पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये देखिए, जो ये स्ट्रक्चर है, जैसे बुक में स्ट्रक्चर बना होता है वैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हर एक कोशिका के अंग को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑर्गेनेल्स आता है, जो कोशिका के अंग आता है पहले नंबर पे, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और जो ये कोशिका झिल्ली होता है, ये जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है? और ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली है किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं इसी कोशिका झिल्ली के अंदर रहेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सभी इसी कोशिका झिल्ली के अंदर समाहित होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, वो बाहर के कोई भी पदार्थ को अंदर नहीं जाने देगा, नियंत्रण करेगा। जो कोशिका के लिए आवश्यक है उसी को अंदर जाने देगा। और जो कोशिका झिल्ली है ये कैसा होता है? अर्धपारगम होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक ना? अर्धपारगम होगा ये कोशिका झिल्ली, और जो आवश्यक होगा कोशिका के लिए उसी को ये जाने देगा अंदर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला जो अंग है, तो अगले अंग को कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है?
और जो ये कोशिका भित्ति है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल ये केवल पादपों में पाया जाएगा, मतलब पादप कोशिका में पाया जाएगा। यह सेल्यूलोज का बना होता है और पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कोशिकांग है वो है केंद्रक। अब देखिए केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। मतलब जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है किस सन में? 1831 में। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये क्या करेगा? कोशिका को कंट्रोल करेगा, कोशिका को नियंत्रित करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, बाकी 10% डीएनए और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। किसमें? केंद्रक में। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला जो अंग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा का करेंसी भी कहा जाता है। तो क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कौन सा साइकिल चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलता है और इसमें एटीपी और ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब देखिए इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या होगा? श्वसन की प्रक्रिया होगा। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्रेब्स साइकिल चलेगा और क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण होगा और इससे ग्लूकोज का निर्माण होगा जिससे कोशिका को पावर मिलेगा। तो ये क्या कर श्वसन क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण है जिसके द्वारा ऊर्जा बना। ठीक है, इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब यहां जो अगला जो अंग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं या गोल्जी काय बोलते हैं या गोल्जी अपरेटर्स बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। किस सन में? 1898 में। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा गोल्जी बॉडी के बारे में। क्या क्या कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। किस सन में? तो 1898 में। और यह क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है अर्थात यातायात में सहायता करता है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं तो अगला जो ऑर्गन्स है तो वो क्या है? रसधानी।
जिसको इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं। यह जल को संचित करके रखता है। इसका काम क्या है कि यह पानी को स्टोर करके रखेगा, और यह सिर्फ क्या होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। कभी कभी जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे आकार में पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पादप में एक या एक से अधिक होता है, लेकिन इसकी जो आकृति है अन्य ऑर्गन के अपेक्षा बहुत बड़ा होता है ये पादप कोशिका में, जिसमें क्या होता है, जल स्टोर करने की क्षमता होता है, जल को स्टोर करके रखता है। तो वैक्यूल्स के बारे में आपको समझ में आ गया। हम यदि आगे बढ़ते हैं तो अगला है तारककाय। क्या है अगला? तारककाय, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तारककाय को क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे। इसकी खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता। अब क्या है कि जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, तो उसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से सेंट्रोसोम में कोशिका का विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम है वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अब यहां देखिए, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक ना, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा? सेल प्लेट के द्वारा होगा। और जो ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं, जो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, या जो ब्रेन है हमारा दिमाग, उसमें 90% न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स सेल, और 10% गिलियल सेल होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ब्रेन है उसमें न्यूरॉन 90% और 10% गिलियल सेल होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो अंग है कोशिका का, उसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को ईआर कहते हैं। क्या कहेंगे? ईआर कहेंगे। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका का आंतरिक कंकाल क्या है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को बोलते हैं चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, और रफ को बोलते हैं खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। तो देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है, और जो रफ वाला भाग है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करता नहीं है। तो करता कौन है? तो उसमें चिपके होते हैं क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, जो राइबोसोम है, अगला अंग कौन सा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो बताना राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और यह 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? तो एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। अब यहाँ S का मतलब क्या है? यहाँ S का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट। क्या होगा? श्वेतबर्ग यूनिट, या फिर इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। तो यहां देखिए 70S राइबोसोम में यह हल्का होता है तथा यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक ना, 70S क्या होगा? हल्का होगा, किसके अपेक्षा? 80S के अपेक्षा।
अब देखिए जो 80S राइबोसोम है यह भारी होगा किसकी अपेक्षा, 70S के अपेक्षा, तथा यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। 70S किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकेरियोटिक में पाया जाता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज पैलाइडे नामक वैज्ञानिक ने किया सन 1955 में। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो अंग है, तो अगला अंग हम देखते हैं तो आता है लाइसोसोम। ठीक है, अगला जो अंग है वो कौन सा है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया सन 1955 में। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग या फिर एटम बम कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। अब देखिए एक अपवाद है कि जो आरबीसी है तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अपवाद कैसे है, जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर आरबीसी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह होता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यह आरबीसी का जीवन काल देखिए 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद जो आरबीसी है उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। इसका निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में जमा हो जाता है। आरबीसी जैसे नष्ट होगा तो स्प्लीन यानी प्लीहा में जमा होगा, जिस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखिए जो मानव है, तो मानव का जो रक्त है उसमें 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। 45% भाग किसका होता है, रक्त कोशिका का होता है। रक्त कोशिका क्या है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसको रक्त बिंबाणु कहा जाता है। तो ये 45% भाग होते हैं, बाकी 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा का होता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला जो भाग है कोशिका का वो कौन सा है, जीव द्रव, जिसमें सभी ऑर्गन क्या होते हैं, मिले होते हैं। जीव द्रव की खोज किसने की, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। यह 2 प्रकार का होता है। जो जीव द्रव होगा वो 2 प्रकार का होगा, जैसे हम चित्र देख रहे थे तो उसमें भी देखे थे कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो यहां देखिए जो साइटोप्लाज्म है उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। और जो कोशिका द्रव है कोशिका को सूखने से बचाता है। इसका कार्य क्या है, कोशिका को सूखने से बचाएगा। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो अंग है वो कौन सा है, प्लास्टिड लवक है। और ये क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, प्लास्टिड लवक। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णी लवक
और एक होता है वर्णी लवक, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए जो हरित लवक है यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो हरित लवक है किसका निर्माण करेगा, तो भोजन का निर्माण करता है, या हरित लवक का कार्य क्या है, तो भोजन का निर्माण करना। दूसरा अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, तो यह भोजन का संग्रह करेगा, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या है, तो अगला है वर्णित लवक। क्या है, वर्णित लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग लाइकोपेज के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग बीटानोन के कारण, और फलों का पीलापन जेंथोफिल के कारण। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपेज के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग बीटानोन के कारण, फलों का पीलापन जेंथोफिल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो भाग है वो कौन सा है, सीलिया एवं फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। इनकी संरचना बाल जैसे संरचना होती है और ये बाहरी भाग में पाया जाएगा। जैसे ये कोशिका है तो इसके बाहरी भाग में कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा, जैसे आप पैरामीशियम और युगलिना में देखे होंगे। इसका काम क्या है, गति और अवशोषण में सहायक होते हैं ये। और देखिएगा हमेशा जो बड़ी आकृति होगी, इस प्रकार से जो बड़ी आकृति होगी उसको फ्लैजिला कहेंगे, और जो छोटी आकृति होगी उसको सीलिया कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला जो भाग है वो क्या है, गुणसूत्र है। अगला जो भाग है गुणसूत्र है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। यह कहाँ होता है, केंद्रक में उपस्थित होगा, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें पूरे जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। अब ये जो गुणसूत्र है ये जीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, जो कि मानव में इसकी संख्या कितना होता है, 46, जिसको हम 23 पेयर्स 23 जोड़े पढ़ते हैं। मेल में होता है 44 + 2, मतलब जो 44 है ये किसका निर्माण करता है, शरीर का, और जो 2 है, ठीक ना, ये किसका निर्माण करता है, लिंग का निर्माण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। फीमेल में भी सेम होता है। अब देखिए जो मेल में होता है गुणसूत्र वो होता है XY, और फीमेल में होता है XX, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम कोशिका के प्रकार देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि PDF की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF बड़े ही आराम से मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।